अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लाहौर से आपका जुल्फ़िकार अली और आप देख रहे हैं यूथ पाकिस्तान। नाज़रीन, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है तो सबसे बड़ा एक इशू बनता है कि ये पेट्रोलियम लेवी क्या बला है, ये कहाँ से आई है, इसका मकसद क्या है। आज हम इसी मौजू पे बात करेंगे और देखेंगे कि क्या इस पेट्रोलियम लेवी का ताल्लुक कोई पाकिस्तान में अंग्रेज़ के निज़ाम टैक्स को वापस लाने से भी है, क्या इसका ताल्लुक नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड से भी है, और क्या इसका ताल्लुक पेट्रोलियम की ईरान से स्मगलिंग से भी है। तो ये सारा इशू आपसे डिस्कस करेंगे। ये पहले आपने ना कभी सुना होगा, ना किसी देखा होगा, ना पढ़ा होगा। तो ये बहुत अहम इशू है, ख़ासतौर पे उन तलबा के लिए जो पेट्रोल की कीमतों में उतार चढ़ाव में दिलचस्पी रखते हैं और इस मैकेनिज़्म को समझना चाहते हैं। और ये भी देखेंगे कि क्या इससे जान छुड़ाने की इस पेट्रोलियम लेवी से कोई रास्ता भी है या नहीं है, क्योंकि इस साल पाकिस्तान की हुकूमत ने बजट में जो टारगेट रखा है इस लेवी की कलेक्शन का, वो है 1730 अरब रुपए, और ये जो माली साल जून में ख़त्म हुआ है इसके अंदर 1498 अरब रुपए पाकिस्तान के अवाम ने पेट्रोल और डीजल पे और दीगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे पेट्रोलियम लेवी के मद में अदा किए हैं। तो शुरू करते हैं कि ये पेट्रोलियम लेवी आई कहाँ से है। तो ये साल है 1961 और सदर अयूब का दौर है, और एक ऑर्डिनेंस सदर अपने दस्तखत से जारी करते हैं, उसको कहते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट सरचार्ज ऑर्डिनेंस 1961, और इनलैंड, और इसके ऊपर ये लगता है कि ये लेवी ब्रैकेट में लिखा हुआ लेवी। तो लगाने का तरीका उस वक्त ये था कि उस वक्त जो 6 कंपनियां थी जिनमें बर्मा शेल था, कॉलटेक्स था, अटक पेट्रोलियम थी, इंडो बर्मा थी, और इस किस्म की कुछ 6 कंपनियां थी। इस सेक्शन 4A के तहत इन कंपनियों को कहा गया कि आपकी जो प्रेस्क्राइब्ड पेट्रोलियम प्राइस होगी, यानी प्रेस्क्राइब्ड प्राइस ये होती है कि उसकी इंपोर्ट प्राइस, उसके ऊपर आने वाली लागत, उसके टैक्सेस, और फिर उस कंपनी का या उस रिफाइनरी का जो मार्जिन होता है, जो प्रॉफिट होता है, वो शामिल करके तो ये प्रेस्क्राइब्ड प्राइस बनती है। तो इसके ऊपर फिर आगे जाके सेल प्राइस लगती है। तो उन्होंने कहा कि मिसाल के तौर पे अगर उस वक्त अगर आप अंदाज़ा करें कि 65 पैसे में फ़ी लीटर पेट्रोल बिक रहा था, तो 40 पैसे में अगर उनकी प्रेस्क्राइब्ड प्राइस थी तो 25 पैसे का ये जो डिफरेंस था ये पेट्रोलियम लेवी कहलाती थी, और ये डायरेक्टली हुकूमत पाकिस्तान के ख़जाने में जाती थी टैक्स के तौर पर। तो पेट्रोलियम लेवी 1961 से लगी है, 1959 से नाफिज है। अब आगे चलते हैं कि इसका ताल्लुक ये क्या है, क्या ये मसला है कि इसे क्यों लगाना पड़ा। अब इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है पाकिस्तान के नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड 2010 से, जो सदर आसफ अली जरदारी ने उस वक्त जारी किया, और उसके अंदर सूबों को इख्तियारात दे दिए गए। और सूबों को इख्तियारात इसलिए दिए गए, मैं आपको बताऊं कि उस वक्त सूरत हाल ये थी कि 52.7% जो डिविजिबल पूल टैक्सेस थे, ये डिविजिबल पूल टैक्सेस ये होते हैं जिनमें कस्टम्स है, सेल्स टैक्स है, और ये इनकम टैक्स है, इस तरह से 1-2 और भी CVTs हैं। तो ये मिला के कोई 5 टैक्स ऐसे हैं जो डिविजिबल पूल बनता है, और फिर सूबों को आबादी के लिहाज से जो है वो 82% है। इसका एक फार्मूला NFC पे प्रोग्राम करेंगे, मैं आपको सारा उस पर भी बताऊंगा। लेकिन इसका तरीका ये होता है कि ये डिविजिबल पूल की जो टैक्सेस है वो चारों सूबों में तकसीम हो जाते हैं, लेकिन पहले तकसीम होती है वफाक में और फिर सूबों में, और फिर हॉरिजॉन्टल तकसीम सूबों के दरमियान में होती है। तो ये जो वर्टिकल तकसीम है उसके अंदर वफाक का 2010 में जो है वो हिस्सा था 52.7%, और सूबे थे 47.3%। लेकिन जब ये 2010 का कौमी मालियाती अवार्ड आया तो उसके अंदर ये मामला उलट हो गया, यानी वफाक हो गया 42.5% जो इस वक्त है, और सूबे हो गए 57.5% जो इस वक्त चल रहा है। तो सूबे अमीर हैं और वफाक गरीब है, ये मैं आपको बताऊंगा अभी आगे जाके। NFC के थोड़े दिनों के बाद 18वीं तरमीम हो गई, जिसमें ये जो सेल्स टैक्स है ये 2 किस्म का होता है। एक सेल्स टैक्स वो होता है जो आपकी इंपोर्ट्स पे लगता है, और यानी सेल्स पे लगता है, जो चीज़ आप खरीदते हैं तो उस पे लग जाता है, जो चीज़ें बाहर से दरामद होती है उस पे लग जाता है। एक होता है सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, मिसाल के तौर पे वकला की सर्विस है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की सर्विस है, नाई है, धोबी है, ब्यूटी पार्लर्स हैं, ये सर्विसेज होती हैं, यानी वो खिदमात देते हैं। तो ये सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज जो है ये 18वीं तरमीम के तहत सूबों को दे दिया गया। अब बात करते हैं 18वीं तरमीम की। 18वीं तरमीम में हुआ क्या? 18वीं तरमीम में ये हुआ कि ये मामला उलट हो गया NFC का, कि सूबों को जो है वो ज़्यादा शेयर मिल गया था, जैसे मैंने आपको बताया है, और वफाक कमज़ोर हो गया। लेकिन ये 1935 का जो इंडिया एक्ट है उसमें अंग्रेज़ों को ये पता चल गया था उससे पहले कि हिंदुस्तान को आज़ाद करना पड़ेगा। तो उन्होंने 1935 के इंडिया एक्ट में क्या किया कि ये जो सेल्स टैक्स था ये सूबों को दे दिया। पहले वफाक, यानी आप अंदाज़ा करें कि जब मुगलिया सल्तनत थी तो उसका जो लैंड रेवेन्यू टैक्स होता था वो GDP का 8% था जो वफाकी हुकूमत लेती थी, उसमें सेल्स टैक्स भी था। तो सेल्स टैक्स जो है
ये सूबों को दे दिया अंग्रेज़ों ने, ताकि वफाक कमज़ोर हो जाए और नीचे इकाइयाँ मजबूत हो जाएं। ये डिवाइड एंड रूल वाली जो थ्योरी है ना, ये उसका भी एक अक्स है। लेकिन जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना गवर्नर जनरल बने तो उन्होंने देखा कि जो फेडरेशन है उसके पास तो टैक्सेस ही नहीं है, सारा टैक्स तो सेल्स टैक्स जो है वो तो सूबों के पास इसका बड़ा एक साइज था उस वक्त 1947 में। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उस वक्त के वज़ीर ख़जाना गुलाम मोहम्मद को कहा कि सेल्स टैक्स वफाक में शामिल कर लिया जाए। तो सेल्स टैक्स वफाक को वापस कर दिया गया और इंडिया एक्ट 1935 में एक शिक जिसे एक एंट्री कहते हैं वो एंट्री 48 शामिल करके वफाक के पास ले जाया गया। लेकिन ये 18वीं तरमीम में ये 1935 के एक्ट में वापस जाके अंग्रेज़ वाले निज़ाम में तो ये सूबों को सेल्स टैक्स जो है ऑन सर्विसेज का यानी उसका एक हिस्सा सूबों को दे दिया गया। और दूसरा जो सेल्स टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज है, गुड्स है, वो जो सेल्स आप देते हैं जो दुकानें में जाकर परचेज करते हैं वो भी तकसीम हो जाता है, यानी उसका शेयर भी जो है वो वफाक के पास थोड़ा रहता है और वो भी बाद में जाके सूबों में, क्योंकि डिविजिबल पूल का ये काबिल तकसीम महासल का हिस्सा है तो वो भी नीचे जाके तकसीम हो गए वो जो है सूबों में चला जाता है। तो ये इसकी वजह से ये मामला वहाँ पे ख़राब हुआ। अब हम देखते हैं कि इस मामले को हम ठीक कैसे कर सकते हैं। ठीक इस तरह से किया जाता है क्योंकि ये पेट्रोलियम लेवी है, ये जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है, यानी ये पेट्रोलियम लेवी का जो है वो डिविजिबल पूल में शामिल ना होने की वजह से ये हक है वफाक का कि ये सारे पैसे वफाक रखने का, जो पहले ही एक कमज़ोर पोजीशन में चला गया है सेल्स टैक्स नीचे जाने की वजह से। तो पीटीआई की हुकूमत थी 2018 से 21 के दरमियान का दौर है और ये कहा गया कि इसके ऊपर आपको पता है इससे पहले जनरल सेल्स टैक्स लगा हुआ था पेट्रोलियम के ऊपर। जब पेट्रोल आप खरीदने जाते थे तो जीएसटी था 17%, 10 से लेकर 17%। तो अब ये पीटीआई ने क्या किया कि इसके ऊपर पहली बार 30 रुपये की पेट्रोलियम लेवी नाफिज कर दी और जीएसटी भी वहीं पे रहा। फरवरी 2022 में ये एफबीआर ने एक नोटिफिकेशन किया जिसका नंबर है 321 ब्रैकेट में 1 और 2022 जीएसटी इसके ऊपर उन्होंने फिर सिफर कर दिया, यानी जीएसटी ख़त्म कर दिया गया फरवरी में जाके इसी एसआरओ के तहत। फिनांस उसके बाद फिर फाइनेंस एक्ट 2022 आ गया जून में, 30 रुपये से लिमिट बढ़ा के जो लेवी थी जीएसटी ख़त्म करने की वजह से लेवी बढ़ाना पड़ी तो 50 रुपये लेवी कर दी गई 30 रुपये फी लीटर से बढ़ा के। उसके बाद 2023-24 का बजट आता है तो पीडीएम की गवर्नमेंट आ जाती है, 50 रुपये से लेवी बढ़ा के 60 रुपये कर दी गई और इसकी कलेक्शन हो गई, जो पहले थोड़ी सी कलेक्शन होती थी इसकी कलेक्शन हो गई पहली बार 1000 अरब से क्रॉस करके 1019 अरब। उसके बाद एक 2025-26 में एक इसके ऊपर एक लिमिट थी ना, ये लिमिट की बात मैं कर रहा हूँ कि आप जो लेवी थी इस सेक्टर के तहत 60 रुपये से ऊपर नहीं बढ़ा सकते। तो आपको पता है यहाँ पर तो 161 रुपये लेवी भी वसूल हुई है पिछले दिनों में, जंग के दिनों में। तो ये लिमिट लग गई थी कि 60 रुपये से ऊपर नहीं होगी। लेकिन 2025-26 में इस जो है वो लेवी को की लिमिट उठा दी गई एक सदारती आर्डिनेंस के तहत, इसकी लिमिट उठा के 90 रुपये कर दी गई और इसकी कलेक्शन हो गई एक 1490 अरब रुपए इसी 2025 के साल में, जब ये लेवी की लिमिट उठाई 90 रुपये कर दी और बाद में वो बढ़ती गई। अब सदारती आर्डिनेंस 2025 था, उसने आके किया 90 रुपये लिमिट की थी ना, तो सदारती ऑर्डिनेंस आया तो उसने ये लिमिट ही ख़त्म कर दी। उसने कहा चाहे 500 रुपये की लेवी पर लीटर लगा दें, कोई हर्ज नहीं है। और इसी को फिर इंडोर्स कर दिया गया फाइनेंस एक्ट 2025 में, यानी असम्बली ने और सेनेट ने भी वोट दे दिया और ये फिर लेवी की लिमिट ख़त्म होगी, जो ख़त्म है, अभी कोई लिमिट नहीं है। 2026-27 का जो टारगेट रखा गया है, जो मैंने आपको पहले बताया कि वो है 1730 अरब रुपए इस पेट्रोलियम लेवी की मद में वसूल किए जाएंगे। लेकिन ये अब ये वजह मैंने बताई कि क्यों वफाक का जो खसारा है, जो अगले साल जो रवा माली साल है 7020 अरब रुपए प्रोजेक्ट किया गया है, ये IMF के साथ तय करके हुआ है। लेकिन जो सूबे हैं वो प्रॉफिट में होंगे 1794 अरब के, वफाक 7000 अरब का खसारे में होगा और सूबे 1794 अरब के सरप्लस में होंगे। अपने खर्चे पूरे करने के बाद भी उनके पास ये पैसे इजाफी बच जाएंगे जो उनके किसी काम के नहीं है। तो ये IMF कहता है कि सरप्लस रखो 2% ऑफ द GDP, तो ये रखना पड़ेगा आपको। तो ये पेट्रोलियम लेवी की पेट्रोल और डीजल के ऊपर कहानी है और इससे जान छुड़ाने का रास्ता सिर्फ ये है कि NFC अवार्ड को दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा और सेल्स टैक्स सूबों को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की उस विजन के मुताबिक वफाक को वापस करना पड़ेगा। जो इस साल सेल्स टैक्स पाकिस्तान की हुकूमत कलेक्ट करेगी वो 4700 अरब रुपए है। तो इसी के साथ इसको ख़त्म करते हैं। अगले हम प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे आपके सामने इसी किस्म के वो इश्यूज़ जो आपने पहले न देखे, न सुने, न पढ़े। आपका बहुत शुक्रिया।